साथियों नमस्कार। आप सभी को हमने जो है एक निबंध लिखने के लिए दिया है जो यूपी पीसीएस में पूछा गया है। शीर्षक है साहित्य का सामाजिक दायित्व। इस तरीके के निबंध या इस शीर्षक से मिलते जुलते निबंध जो है यूपी पीसीएस जो है अपर परीक्षा में भी पूछे गए हैं और आरओ में भी पूछे गए हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यूपी पीसीएस में आपको 700 शब्दों में लिखना होता है और आरओ में इसे 600 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो साहित्य का सामाजिक दायित्व जब आप निबंध लिखेंगे तो इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इसकी आउटलाइन क्या होगी, हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको निबंध लिखना सबसे कठिन काम लगता है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि इसमें लिखना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको यूपी पीसीएस या आरओ में सिलेक्शन चाहिए, अच्छा करना है, तो निश्चित तौर पर आपको लिखना होगा। वो चाहे जीएस की बात की जाए और चाहे जो है एसए की बात की जाए। लिखने से कृपया जी न चुराएं। अगर आप जी चुराते हैं लिखने से तो आप जो है भूल जाइए कि मेरा कभी सिलेक्शन होने वाला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जब यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतने मेच्योर तो हो ही चुके हैं कि किसी भी टॉपिक पे मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप विचार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ थॉट आपके माइंड में होते हैं। तो उन्हीं थॉट को आपको अपने निबंध में लिखना है। तो आप लिखने से संकोच मत करिए, जो भी समझ में आए उसको लिखिए। और अगर आप लिखेंगे तो उसमें जो कमियां होंगी उसको बताने के लिए तो हम बैठे ही हैं, आपको बताते ही हैं। तो कम से कम आप लिखना शुरू करिए, तभी आपकी कमियां दूर हो पाएंगी। अब जैसे ये दिया गया है कि साहित्य का सामाजिक दायित्व के विषय में हमको लिखना है। ठीक है, तो साहित्य क्या है और उसका मतलब सामाजिक दायित्व क्या है, ये आप सभी जानते हैं। मतलब साहित्य क्या है? साहित्य वह है जो समाज के हित की बात करता है। साहित्य वह है जो समाज में दिख रही, समाज में घट रही, समाज में हो रही चीज़ों को अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के ही सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि समाज की चीज़ों को समाज के सामने दिखाना ही साहित्य का काम है। ये आपको लिखना है। और साहित्य समाज की चीज़ों को समाज के सामने दिखाता कैसे है? कभी मनोरंजन के माध्यम से दिखाता है, कभी आलोचना के माध्यम से दिखाता है, कभी प्रशंसा के माध्यम से दिखाता है, कभी नाटक के माध्यम से दिखाता है, तो कभी जो है निबंध के माध्यम से दिखाता है, तो कभी जो है उपन्यास के माध्यम से दिखाता है, मतलब रेखा चित्र के माध्यम से कभी कभी दिखाता है। मतलब दिखाने के तमाम माध्यम हैं, लेकिन समाज में घट रही चीज़ों को ही, समाज में हो रही चीज़ों को ही साहित्य हमारे सामने लेकर आता है। तो यही साहित्य है। अब यहाँ से आप ये भी समझ गए होंगे कि साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, सामाजिक दायित्व क्या होता है। क्योंकि साहित्य भी समाज का ही हिस्सा होता है, साहित्य भी समाज का एक पार्ट होता है। तो साहित्य का सामाजिक दायित्व ये बनता है कि वो समाज में या समाज का केवल मनोरंजन ही ना करे, बल्कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास हैं, समाज में जो व्याप्त आडंबर हैं, ठीक है, समाज में व्याप्त जो पिछड़ापन है, पिछड़ेपन की सोच है, उन सबको जो है समाज के सामने प्रस्तुत करे। और उनको प्रस्तुत ही न करे, बल्कि उनका समाधान क्या हो सकता है, उनका विकल्प क्या हो सकता है, उनका रास्ता क्या हो सकता है, यही दिखाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए परिचय में यही समझाने की कोशिश की गई है कि आप परिचय कैसे लिखेंगे। परिचय में साहित्य और समाज का संबंध समझाना है हमको। जैसे मैंने थोड़ा सा एक मतलब छोटा सा आपको हिंट दिया है कि साहित्य का सर्जक, साहित्यकार भी एक सामाजिक प्राणी ही होता है। यानी कि वह स्वयं को समाज से परे नहीं रख सकता है, क्योंकि समाज का हिस्सा ही साहित्यकार भी है। तो वो अपने आप को समाज से परे कैसे रख पाएगा, समाज से अलग कैसे रख पाएगा? ठीक है, वो अपने आप को समाज से अलग तो रख नहीं सकता है। यानी कि वह स्वयं को समाज से परे नहीं रख सकता। वह समाज में जो देखता है और अनुभव करता है, उसी को अपनी लेखनी के माध्यम से कलमबद्ध करता है।
ठीक है। दूसरी तरफ साहित्यकार जिन विषयों पर लिखता है उन पर, यहाँ पर होना चाहिए था, उन पर समाज का ध्यान आकृष्ट करता है, यानी कि समाज को प्रभावित करता है। साहित्यकार जब अपनी कलम चलाता है, जब अपनी लेखनी चलाता है, तो जिन भी विषयों पर लिखता है उन विषयों पर पूरे एक कम्युनिटी का, जिस समाज के विषय में लिखता है, जिस समाज में उसका साहित्य पढ़ा जाता है, उस समाज के पूरे कम्युनिटी का ध्यान उस तरफ, उस विशेष घटना की तरफ आकृष्ट करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। जैसे अब प्रेमचंद ने जो है जमींदारी के खिलाफ लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने जमींदारी के खिलाफ लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने दलित विमर्श की मतलब दलित विमर्श को शीर्ष में रखकर लिखा। तो इससे क्या हुआ कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, समाज में जो आडंबर व्याप्त थे, समाज में जो ब्राह्मणवाद व्याप्त था, या कह लीजिए कि समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं, उन पर लोगों का ध्यान गया। पहले लोग उसको क्या मानते थे? पहले लोग उसको अपना भाग्य मान लेते थे, पहले लोग उसको अपनी मजबूरी मान लेते थे। लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से इन विषयों पे लिखना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि हाँ, ये वास्तव में गलत है, इसका कुछ समाधान भी निकल सकता है, इसका ये समाधान भी हो सकता है, ठीक है। तो परिचय में आपको यही लिखना है कि साहित्य और समाज का संबंध समझाना है, बताना है कि मतलब साहित्य को लिखने वाला साहित्यकार भी समाज का हिस्सा है, इसलिए वह उन्हीं चीज़ों पे लिखेगा जो समाज में व्याप्त हैं, उन्हीं चीज़ों का समाधान बताएगा जो समाज में व्याप्त हैं, वह उन्हीं चीज़ों से प्रभावित होगा जो समाज में व्याप्त हैं, ठीक है। तो इनके विषय में आपको समझाना है। उसके बाद जब आप विस्तार पे जाएंगे तो अलग अलग विषयों पे एक एक पैराग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि समझाएं कि किस प्रकार एक साहित्यकार अलग अलग विषयों पर अपनी कलम चलाकर समाज की दशा और दिशा निर्धारित करता है। जैसे साहित्य का मतलब ही है कि जो हित की बात करता हो वही साहित्य है। अर्थात साहित्य क्या करेगा? समाज के हित की बात करेगा, ठीक है। अब जब साहित्य समाज के हित की बात करेगा तो केवल अच्छी अच्छी या चिकनी चुपड़ी बातें ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, समाज में व्याप्त अच्छाइयों को दिखाना, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों पे अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से प्रहार करना, व्यंग करना, आलोचना करना, उपहास उड़ाना। तो क्या साहित्य जो है वो केवल और केवल समाज की प्रशंसा में ही नहीं लिखेगा, बल्कि समाज की आलोचना भी करेगा, समाज को समाधान भी दिखाएगा, ठीक है, और समाज में व्याप्त बुराइयों और रूढ़ियों के प्रति आपको जागरूक भी करेगा। तो एक पैराग्राफ तो आप यही लिख सकते हैं कि साहित्य जो है किस प्रकार लोगों को जागरूक करता है, साहित्य लोगों को किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिक शिक्षा देता है, ठीक है, नैतिक शिक्षा देता है, कैसे साहित्य आपको अपने दायित्वों के विषय में बताता है। साहित्य अपना दायित्व निभाते हुए आपको अपने दायित्वों के विषय में भी जागृत करता है। जैसे अभी आप आगे देखिए, लिखा है, साहित्य भी चिकित्सक की उस कड़वी औषधि की तरह है जो खाने का तो मन नहीं करता, लेकिन रोगों से छुटकारा उसे खाने के बाद ही मिलता है। इसमें मुंशी प्रेमचंद के विभिन्न उपन्यासों का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने जब जमींदारी के खिलाफ लिखा होगा, ठीक है, जमींदारी के खिलाफ जब लिखा होगा, जब उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों के खिलाफ लिखा होगा, तो क्या उनका विरोध नहीं हुआ होगा? क्या ये चीज़ें लोगों को बुरी नहीं लगी होंगी? एक जो व्यवस्था, सामंतवादी जो व्यवस्था बनी हुई थी, जब सामंतवादी व्यवस्था बनी हुई थी, तो जो सामंतवाद के पोषक थे उन पर जब तीखा प्रहार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया होगा, तो उनको बहुत बुरा लगा होगा, उन्होंने बहुत आलोचना की होगी, ठीक है, इसका बहुत विरोध किया होगा उनके उपन्यासों का, उनके मतलब साहित्य का। लेकिन शुरू में तो वो कड़वा लगा, लेकिन बाद में वो लोगों को समझ में आया कि नहीं,
जिसके विषय में ये लिख रहे हैं सही में ये गलत है, इसका समाधान निकलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में वो कड़वा लगा लेकिन बाद में उसने लाभ पहुंचाया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, अंधविश्वासों का उन्मूलन हुआ, जाति धर्म के हिसाब से जो लोगों से भेदभाव किया जाता था उसका उन्मूलन हुआ। तो एक पैराग्राफ में आप इसको समझा सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन करना ही साहित्य का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका सही मार्गदर्शन करना भी होना चाहिए। जैसे कहा जाता है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक होने का मतलब कि साहित्य की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो समाज की केवल आलोचना ही न करे, समाज की केवल मौकरी ही न करे, यानी व्यंग ही न उड़ाए, बल्कि समाज को एक नया रास्ता भी दिखाए। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में एक कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने, टॉर्च बियरर्स नाम की। ठीक है, टॉर्च बियरर्स नाम की जब हम कहानी पढ़ते हैं, जब हम टॉर्च बियरर्स की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि अच्छे लोग जब पूरे देश में बिखर जाएंगे तो पूरे देश पर उनका प्रभाव होगा, पूरे देश को प्रभावित करेंगे। लेकिन जब बुरे लोग पूरे देश में बिखर जाएंगे तो पूरे देश में मतलब वो बुरे तरीके से प्रभावित करेंगे, गलत सीख देंगे लोगों को। ठीक उसी तरीके से जैसे एक दीपक जब जलता है, एक दीपक जब जलता है तो अपने आसपास के पूरे जो कमरा होता सब में उजाला कर देता है। ठीक है, सब में उजाला कर देता। तो वैसे ही जब अच्छे लोग जहाँ रहेंगे तो अपने आसपास वो उजाला फैलाएंगे। ये हमको कहाँ से सीखने को मिलता है? ये टॉर्च बियरर से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं कि साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। एक पैराग्राफ में आप लिखिए कि साहित्य जो है मतलब साहित्य क्या है, परिचय आपने दे दिया। साहित्य का सामाजिक संबंध या सामाजिक दायित्व क्या है ये आपने बता दिया। फिर एक पैराग्राफ में आप लिख दीजिए कि साहित्य जो है अलग अलग विषयों पर, विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी से लोगों का मनोरंजन भी करता है और लोगों को नई नई सीख भी देता है। अभी साहित्य जो केवल आदर्शवादी बातें करने लगे, केवल आदर्शवादी बातें करने लगे, तब भी लोग उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि तब उससे लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, और जब इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो लोग उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। तो साहित्य का काम मनोरंजन करना तो है, लेकिन केवल मनोरंजन करना नहीं है। मतलब यहीं एक बात ये भी उठती है कि साहित्य अगर केवल मनोरंजन ही करता रहे लोगों का और समाधान न बताए, समाज में व्याप्त बुराइयों पर बात न करे, तब भी एक टाइम ऐसा आएगा या एक वर्ग ऐसा होगा जो साहित्य को पढ़ना बिल्कुल बंद कर देगा। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को समझना चाहिए और जोड़ना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना भी होता है। एक उद्देश्य साहित्य का ये भी है, एक पैराग्राफ आप इस पे भी लिख सकते हैं। मतलब नैतिकता की सीख जो है साहित्य को पढ़ने से ही मिलती है। नैतिकता की सीख, अपने दायित्वों की सीख, बड़ों का सम्मान करने की सीख, समाज में मिलजुल कर रहने की सीख हमको कहाँ से मिलती है? साहित्य को पढ़ने से मिलती है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यानी कि सुबह उठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, उनका आदर करते थे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब वो अपने गुरु के घर पढ़ने के लिए गए तो उनको थोड़े ही समय में मतलब सारी विद्या, सारा ज्ञान आ गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से जब इसको कोई भी पढ़ेगा तो वो सीखेगा कि हमको अपने गुरु, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इससे हमारे अपने कैरेक्टर का अच्छा निर्माण होता है, हमारे अपने चरित्र का अच्छा निर्माण होता है। तो इससे लोग प्रेरित होंगे। तो यानी साहित्य यहाँ क्या कर रहा है? हमको नैतिक बातें सिखा रहा है, नैतिकता सिखा रहा है। ठीक है, साहित्य हमें एकता की सीख देता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ये, गोस्वामी जी ने। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस माध्यम से क्या बता रहे हैं कि हमको एक होकर रहना चाहिए। जहाँ सुमति यानी जहाँ एक मत रहेगा वहाँ बहुत सारे धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन जहाँ कुमति
जहाँ लोगों की अलग अलग मति हो, बुरी बुद्धि हो, वहाँ पे अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती रहती हैं। तो यहाँ साहित्य क्या कर रहा है, हमको एकता की सीख दे रहा है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो है रामचरितमानस की ही चौपाई उठाएं, आप महात्मा गांधी की कोई बात उठा सकते हैं, ठीक है, आप विवेकानंद की कोई बात उठा सकते हैं, आप जो है क्या बोलते हैं वर्तमान का कोई उदाहरण उठा सकते हैं, एकता का, यूनिटी का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की आप बात कर सकते हैं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, अनेकता में एकता की उन्होंने बात की है, ठीक है। मतलब कि आप अपनी बातों को सही तरीके से जस्टिफाई करें, समझाएं, उदाहरण दे करके। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखें, लेकिन इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं एक आउटलाइन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए कि साहित्य का लोगों को साहसी बनाना भी होता है। मतलब साहित्य का उद्देश्य जो है, या साहित्य का एक दायित्व ये भी है कि उसको पढ़ने से लोग साहस सीखें, लोगों में हिम्मत आए, लोगों में जज्बा जगे, लोग प्रेरित हों अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। जैसे रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो देखिए रश्मि रथी को जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर मतलब साहस की भावना उत्पन्न होती है कि नहीं होती है, प्रेरणा की भावना उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। तो साहित्य का एक काम ये भी होता है कि वो लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेरित करने का काम भी करता है साहित्य। यही एक चीज़ और लिख सकते हैं कि साहित्य का दायित्व ये भी है कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाए, देश प्रेम की या राष्ट्र प्रेम की भावना भी जगाता है। इस पे भी खूब लिखा गया है, ठीक है, इसकी बात आप कर सकते हैं। इसके बाद लोगों को जो है दुख में भी कैसे जो है उससे उबर कर आगे बढ़ना चाहिए, ये देखिए कितना बढ़िया है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है, ठीक है। तो आप एक पैराग्राफ इस पे लिख सकते हैं। मतलब हमारा निबंध क्या होना चाहिए, हमारा निबंध विषय पर बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी का मतलब कि सामाजिक क्षेत्र को भी कवर कर रहा हो, राजनीतिक क्षेत्र को भी कवर कर रहा हो, आर्थिक क्षेत्र को भी कवर कर रहा हो, नैतिक क्षेत्र को भी कवर कर रहा हो, ठीक है। बहुआयामी होना चाहिए और सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों में साहित्य ने अपनी मतलब साहित्य की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। इस विषय पर तो इतना लिखा जा सकता है, 700 शब्द क्या, मुझे लिखना हो तो मैं इस पे 2100 शब्द लिख सकता हूँ और अच्छे अच्छे उदाहरणों से लिख सकता हूँ। और आप भी लिख सकते हैं, बस केवल अपने अंदर हिम्मत जगाइए, लिखने की कोशिश करिए, कलम उठाइए। जब आप ये वीडियो देखने के बाद लिखना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लिखेंगे। और लिखना एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लगातार लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको जानकारी होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप केवल सोचते रह जाएंगे कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्षमा करिएगा, आपका कभी सिलेक्शन भी फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब साहित्य सामाजिक न्याय की भी वकालत करता है। इसमें प्रेमचंद का उदाहरण दीजिए। अछूत एक जो है अनटचेबल नाम का उपन्यास लिखा गया है मुल्क राज आनंद द्वारा, उसका उदाहरण दे दीजिए। बहिष्कृत भारत एक प्रसिद्ध जो है पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, इसके विषय में लिखिए। साहित्य अंधविश्वासों और कुरीतियों को भी उजागर करता है। इसमें कबीरदास जी ने कितनी बढ़िया बातें बोली हैं, देखिए कितना तीखा प्रहार किया है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासी तो चाकी भली पी सिखात संसार, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में ये आप समझाइए कि साहित्य अंधविश्वासों और कुरीतियों पर भी तीखे प्रहार के माध्यम से या उनको उजागर करके अंधविश्वासों और कुरीतियों के प्रति भी हमको जागरूक करता है, आडंबरों के प्रति भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। केवल आकर्षित ही नहीं करता है बल्कि उसका हमको समाधान भी बताता है, ठीक है। एक पैराग्राफ इस पे लिखिए। उसके बाद जो है निष्कर्ष पे आते हैं। जब आप इतना लिखेंगे
परिचय लिखेंगे और जो है 3-4 पैराग्राफ और अलग अलग विषयों पर लिखेंगे तो आपकी कॉपी या आपका निबंध जो है वैसे ही कम से कम जो है 5 पेज का हो जाएगा। ठीक है, 5 पेज का हो जाएगा। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख दीजिए कि वर्तमान में साहित्य के दायित्व में किस प्रकार परिवर्तन आया है, वह उनका निर्वहन कैसे कर सकता है। जैसे आज का दौर सोशल मीडिया का युग है, आज लोग जो है साहित्य पढ़ना बंद कर रहे हैं, तो साहित्य का काम है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लिखे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखे। ठीक है, आज साइबर क्राइम का युग है, साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक, आज समाज में फेक न्यूज़ हो रही है, फेक न्यूज़ हो रही है। आज मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ठीक है, आज सांप्रदायिकता फैल रही है, सांप्रदायिकता फैल रही है। ठीक, आज संकीर्णता लोगों में घर कर रही है, संकीर्णता, दूसरों के धर्म के प्रति, दूसरों के धर्म के प्रति नफरत पैदा हो रही है। ठीक है, तो साहित्य इन सब चीज़ों से लोगों को जागरूक करे, इन सब विषयों पर लोगों को जागरूक करे। तो जब इन सब विषयों पर लोगों को साहित्य जागरूक करेगा तो आज भी लोग साहित्य पढ़ेंगे, आज भी लोग साहित्य के प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है, विभिन्न नुक्कड़ नाटक, लेखन, निबंध, उपन्यास आदि के माध्यम से जब साहित्य इन विषयों पर लिखना शुरू करेगा तो लोग आज भी साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे। तो समय गुजरने के साथ ही साहित्य की जिम्मेदारी भी बदलती रहती है। जैसे प्राचीन काल में सामंतवाद था, जमींदारी थी, ठीक है, रूढ़िवाद था, तो उस पर साहित्य ने लिखा। मध्यकाल में भी रूढ़िवाद था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, देवदासी प्रथा थी। ठीक है, उस पर साहित्य ने लिखा। आधुनिक काल में भी जमींदारी थी, आधुनिक काल में भी विधवा विवाह पे निषेध था। ठीक है, कन्या का दोबारा विवाह नहीं होता था। ठीक, तो उस पर साहित्य ने लिखा। लेकिन अब वर्तमान एरा में साहित्य की जिम्मेदारी भी बदल गई है। वर्तमान एरा में भी साहित्य चाहिए महिला सशक्तिकरण पे लिखे, महिला सशक्तिकरण पे लिखे। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पे लिखे। ठीक, संसद में देखिए जो कानून पारित हुआ है महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक अच्छा कदम है, उस पर लिखे। ठीक, साहित्य आज युवाओं के विषय में लिखे। ठीक है, युवाओं के विषय में लिखे, साहित्य आज इन सब विषयों पर लिखे, इन सब विषयों पर लिखे। तो इससे क्या होगा कि साहित्य के प्रति लोगों की लोकप्रियता भी बढ़ेगी और साहित्य तब ये माना जाएगा कि साहित्य मतलब सही प्रकार से अपने सामाजिक कर्तव्यों का, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको निबंध में अच्छे अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात और, जब आप परिचय लिखें और मतलब पैराग्राफ चेंज करें तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक पैराग्राफ है तो दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से शुरू करें। ठीक है, फिर तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करें, इससे स्पष्ट रूप से डिफरेंस नज़र आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निबंध में कोशिश करें कि बिना हेडिंग के लिखें, हेडिंग ना डालें। ठीक है, एक पैराग्राफ में परिचय दे दें, 3 से 4 पैराग्राफ में विस्तार में लिख दें अलग अलग विषयों पर। एक पैराग्राफ में एक विषय पे लिखें, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा टॉपिक उठाएं या दूसरा आयाम उठाएं, फिर तीसरा आयाम उठाएं, चौथा उठाएं, पांचवा उठाएं और फिर एक पैराग्राफ में आप निष्कर्ष दे दें। ठीक, आप अपने निबंध की शुरुआत किसी कोटेशन से भी कर सकते हैं, किसी कविता से भी कर सकते हैं, किसी गद्यांश से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। निबंध का अंत भी यानी निष्कर्ष के लास्ट में भी आप कोटेशन दे सकते हैं, कविता दे सकते हैं, गद्यांश लिख सकते हैं, चौपाई लिख सकते हैं, दोहा लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए जो इस विषय से मेल खाता हो, शीर्षक से मेल खाता हो। अगर ऐसा कुछ आप लिखेंगे
तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। साहित्य पर इतना कुछ लिखने के लिए है, साहित्य से संबंधित जब निबंध आए तो उस पर इतना कुछ लिखने के लिए है कि आपके लिए आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी, जान लीजिए। बस आप लिखना तो शुरू करिए, आप ऑब्जर्व करना तो शुरू करिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको अपने निबंध में किन किन चीज़ों को शामिल करना है उनको 1-1.5 पेज में आउटलाइन बना लीजिए, ठीक है। उनका जैसे मैंने बनाया है ऐसे 1-1.5 पेज में उनका आउटलाइन बना लीजिए। उसके बाद आप निबंध लिखना शुरू करिए, देखिए आप बहुत शानदार निबंध लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इस टॉपिक पर निबंध लिखने में काफ़ी आसानी होगी और आप शीघ्र ही निबंध लिखकर PDF फॉर्मेट में हमको भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, सीखिए और निबंध लिखना शुरू करिए, ठीक। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके जल्दी ही। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, टाइम बहुत कम है, यूपी PCS की मेंस की डेट भी आ गई है, तो आप लोग अब लिखिए, खूब मेहनत करिए। और RO का मेंस भी यूपी PCS के मेंस के आसपास ही होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों परीक्षा की तैयारी करने वालों खूब लिखिए, हाथ पर हाथ रखकर न बैठे रहिए, यही मेरा सुझाव है, ठीक है। पढ़िए आप लोग। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।